क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अपना एक्सरसाइज 9.1 और 6 के बाद हम लोग आज शुरू करेंगे 7 से। हालांकि टोटल आपका 15 क्वेश्चन है, 7 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कहां तक कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यदि आपको लिखना है तो अपने बुक से लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, नहीं तो आप नंबरिंग भी केवल डाल दीजिए, उतना काफी रहेगा। क्वेश्चन लिखने जाओगे ना पूरा कॉपी भर जाएगा केवल क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि फ्रॉम अ point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. चलिए ये क्या कह रहा है पहले इसके बारे में समझिए। सॉल्यूशन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास समझिए क्या है ये। सपोज करो कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक आपका बिल्डिंग है। चलिए मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी और ये आपका सी। ए से लेकर सी तक ये आपका टावर है। समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और बी से लेकर सी तक आपका ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग का हाइट दिया गया है 20 मीटर। इसमें कहा क्या गया है जरा वो भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहा गया कि देखो आपके पास ना एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है और वो बिल्डिंग हमारा बी से लेकर सी तक है, और इसी बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टावर भी है, उसका नाम हमने ए बी रख दिया। अब ये कह रहा है कि जो टावर का बॉटम वाला हिस्सा है ना, अच्छा ये तो हमारा ए और बी क्या हो गया, टावर हो गया। टावर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो धरती पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, धरती के साथ जोड़ के वो बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। लेकिन कहां से, टावर का नीचे वाले हिस्से से, ठीक है। और टावर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसी पॉइंट पे एंगल बना रहा है कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। ये भी आप थोड़ा समझिए, यानी कि ये पूरा हमारा कितना होगा 60, और ये केवल कितना था, केवल ये आपका 45। और ना ये बड़ा ऑब्वियस ही बात है, ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ना एक टावर है, आप उसके ऊंचाई पे देखोगे तो एंगल ज्यादा लंबा बनेगा, थोड़ा सा उसके नीचे में देखोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा आपको, लेकिन ऊंचा देखते तो हमको ऊपर देखना पड़ता है। यानी कि आप उसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल आपको क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। उसी प्रकार से यदि हम इसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल कितने का बनना चाहिए, 45 का या 60 का, 60 का बनना चाहिए, ज्यादा बनना चाहिए। लेकिन यदि हम इसके नीचे वाले हिस्से पे देखते हैं ना, टावर के नीचे वाले हिस्से पे, तो मात्र 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यही आपको इसमें दिया गया था। इसका नाम आप रख लो, चलो ए बी सी हो गया, इसका नाम आप डी रख लो। अब हमको निकालना है इस टावर का हाइट। एक बार क्वेश्चन पूरा समझा देते हैं। कहा गया था इसमें देखो आपके पास ना एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, हमने उस बिल्डिंग को बी और सी नाम दे दिया है, और इसी बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टावर भी लगा हुआ है, तो हमने उस टावर का नाम ए बी दे दिया। और ये कह रहा है कि टावर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ग्राउंड पे बना रहा है एंगल 45 डिग्री का, और जो टावर का ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्राउंड से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी कि पूरा है आपका 60 डिग्री और केवल इतना कितना है 45। अब आपको निकालना है इस टावर का हाइट। चलिए कैसे निकलेगा थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। देखिए यदि हम ए से लेकर सी, ये हम पूरे हाइट में से यदि बिल्डिंग का हाइट माइनस कर दे तो हमको टावर का हाइट मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये पूरा का हाइट तो पता करना पड़ेगा ना। पता करते हैं पहले कितना होगा, देखते हैं। एक चीज और इसमें आप जरा देखो तो ध्यान से, यहां पे ना आपके पास दो राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। एक है आपके पास ए सी डी और एक है बी सी डी। लेकिन क्या आप यहां पे गौर कर पा रहे हैं कि दोनों का बेस तो कॉमन ही है। तो पहले ना हम लोग बेस निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा के, सॉरी कुछ भी लगा के नहीं, बल्कि आपको 45 लगाना पड़ेगा छोटे वाले के लिए, क्योंकि बड़े वाले के लिए आप यदि काम करेंगे तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा ना। लेकिन हमको केवल ये दिया हुआ है, तो यदि इसको हम लोग ये वाला परपेंडिकुलर मान के इसको बेस मान लेते हैं तो हमको 45 वाला लगाना पड़ेगा। अच्छा बताओ इसमें हम 60 क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप 60 लगाने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। क्या आपको पूरा का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। लेकिन ये जो केवल हमारा छोटा वाला है 45, इसका वैल्यू यदि हम लेंगे तो उसके लिए केवल हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, तो 20 और ये वाला हमारा निकल जाएगा। किससे निकलेगा बताइए, एंगल के सामने वाला तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बच गया बेस,
तो P और B किस में आता है, tan में आता है ना। तो यहां पे हम लोग लगाएंगे, यहां पे आपको लिखना भी पड़ेगा इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, इसका होता है रेशियो P/B, तो P हमारा यहाँ पे 20 है और B हमारा CD है, इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20 इक्वल्स टू CD, 20 नहीं लिखो 20 मीटर लिखो CD। चलिए, तो यहाँ पे आपने CD का वैल्यू निकाल दिया 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ आपको कॉमन भी अब दिखने लग गया होगा कि इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर और इसका जो बेस है ना पूरा C से लेकर D तक वो भी 20 मीटर ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने बेस तो निकाल लिया, अब हम लोग पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD। इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा बताइए, tan 45 या 60 लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 का मतलब पूरा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद यहां पे आ जाइए आप, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD का यदि हम लोग बात करें तो इसमें यदि हम लोग लगाते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पे इसका फिर से रेशियो क्या P/B होता है। अब चूंकि आपने ट्रायंगल लिया है पूरा ACD, तो परपेंडिकुलर आपका क्या होना चाहिए बताइए, पूरा होना चाहिए ना, A से लेकर C तक। तो AC यानी कि P हो गया आपका, अब B लेना है, तो B कितना लोगे आप, यानी कि बेस आपने निकाल रखा अभी तुरंत 20, तो 20 लोगे इक्वल्स टू √3। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा AC इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। यहाँ पे आपने AC का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे आपने CD का निकाला था। जब तक आप CD का नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं निकालते, तब तक आपका AC का वैल्यू नहीं आता, क्योंकि आप बेस में क्या डालते, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे AC का वैल्यू आ चुका है और आपके पास यहाँ पे BC का वैल्यू दिया हुआ है। नाउ हाइट ऑफ टावर का हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से यानी कि AC में से आपको माइनस करना पड़ेगा BC यानी कि बिल्डिंग को। चलिए जरा करते हैं माइनस, देखा जाए। AC कितना आपके पास टोटल आपने निकाला अभी 20 √3 माइनस BC आपके पास कितना जो कि पहले से दिया हुआ है 20, तो यहां पे आपका 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 20 को कॉमन ले लो बाहर, बचा क्या आपका √3 -1 मीटर। यही हो गया आपका टावर का हाइट, 20 इंटू √3 -1 मीटर, ये आपका टावर का हाइट हो गया। सवाल समझ में आया था क्या करना था हमको इसमें। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि देखो आपका ना कि बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर का है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा हुआ है, टावर का नीचे वाला हिस्सा ग्राउंड पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने बना दिया यहाँ पे, और टावर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके थ्रू हमने पहले tan 45 लगा के पहले हमने बेस पता कर लिया, और जब हमको एक बार बेस पता चल गया तो दोनों ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, सेम है। और जब एक बार बेस पता चल गया तो उसके बाद हम लोग ये पूरा को हमने परपेंडिकुलर माना tan 60 लगाकर, और ये हमने बेस माना, इससे हमको AC का वैल्यू मिला। और AC में जब हम लोग इस BC को घटा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमको AB मिल जाएगा, जो कि हमारा टावर का हाइट था, निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए थोड़ा सा आपने इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग, यदि कहीं पे दिक्कत हो तो एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 8 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 में क्या कहा गया देखा जाए। 8 में कहा गया है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अच्छा, पेडिस्टल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, आपने कहीं स्टैचू देखा होगा तो वो पहले ना एक बड़ा सा पहले उसके लिए बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हाँ उसके ऊपर स्टैचू को रखा जाएगा, वही हमारा पेडिस्टल कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना एक स्टैचू है, ये हवा में तो होगा नहीं, इसके नीचे के पहले क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है ऐसा वाला,
यही हमारा पेडिस्टल कहलाता है। और ये तो आपका स्टैचू है ही, है ना। तो इसमें क्या कहा गया, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है और यहां से लेकर यहां तक आप मान लीजिए कि आपका पेडिस्टल है और ये ऊपर में आपका स्टैचू है। तो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग कुछ पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहा क्या है पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। बी से लेकर सी तक आपका पेडिस्टल है, PEDESTAL, स्पेलिंग यही है ना, पेडिस्टल। और ये आपका स्टैचू, ठीक है। इतना आपके पास अभी फिलहाल दिया गया है। और स्टैचू का जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ये स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है, पहले ध्यान समझिएगा, क्योंकि एंगल यदि आपने गलत लिखा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। यानी कि स्टैच्यू का जो टॉप वाला हिस्सा है ये ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं पूरा ये 60 डिग्री, पूरा कितना 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और ये हमारा पेडिस्टल का क्या है, ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाला, ऊपर वाला है। ये भी इसी पॉइंट पे एंगल बनाता है जो कि होता है 45 डिग्री का। यानी कि ये पूरा 60 और ये केवल हमारा 45, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब इसमें आपको स्टैच्यू का हाइट तो दिया हुआ है पहले से, हमको इसमें पेडिस्टल का हाइट निकालना है, ठीक है। चलिए जरा सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए आप पहले सवाल को समझ आइए, ए बी सी और ये आपका डी। इसमें कहा गया है कि देखो आपके पास में एक पेडिस्टल है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा सा, वो आपका बीसी है। इसी के ऊपर आपका एक मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। मूर्ति का हाइट 1.6 मीटर है। आपको इस पेडिस्टल का हाइट निकालना है, जबकि मूर्ति के टॉप से ग्राउंड में बनता है पूरा 60 डिग्री का एंगल, और केवल ये पेडिस्टल का ऊपर वाला हिस्सा से यहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। तो हमको इसका हाइट निकालना है। क्या आप सोच सकते हैं क्या कुछ इसी प्रकार का आपको इसमें दिख रहा है क्या? हाँ वैसा ही है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोचिए। क्या इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट उसमें लगा सकते हैं? आखिर बनाना आप ही को है, जरा सोचो इसके बारे में। हम चाहते हैं कि जरा सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब जरा सोचते हैं। देखिए यदि एक बात और, आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ए सी डी और बी सी डी, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है आपका? दोनों के लिए कॉमन आपका बेस है, दोनों के लिए कॉमन आपका बेस है, ठीक है। तो एक काम क्यों ना करें हम, हालांकि हमको मालूम है कि यदि हमको पेडिस्टल का हाइट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ सकता है, इस पूरे एसी में यदि हम ये घटा दें स्टैचू का हाइट तो हमको ये मिलेगा ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये तो देख लो, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस हम लोग पहले पता करते हैं कि कितना होगा। चलिए अब चूंकि आप ये बेस निकालने जा रहे हैं तो अब आप जरा सोच के बताइए, लॉजिक लगा के बताइए हमको कौन सा वैल्यू लगाना चाहिए, 45 वाला या 60 वाला? क्योंकि हमको दिया हुआ है किसका, इसका हाइट दिया गया है, 60 वाला लगाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा 60 वाला ही क्यों लगाएंगे जरा बताइए तो, 45 वाला क्यों नहीं लगाएंगे? पूरे का तो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको केवल इससे मतलब है ना, इससे मतलब है। तो चाहे हम 60 वाला लगाएं चाहे 45 वाला लगाएं, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि अब अपने आपके माइंड में सवाल आ गया होगा कि सर 45 वाले के लिए तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। सर इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आप जरा सोच पा रहे हो कि यदि आप 60 लगाओगे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, पूरे में से मात्र आपको ये दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स दोनों में गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 45 लगा के बेस निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकलेगा देखते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल BCD यहां पे हम लगाते हैं tan 45। चलिए, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और चूंकि एंगल यहां पे है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा हो जाएगा CD, यानी कि P/B बराबर 1। और आगे बढ़ा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इसको करेंगे तो BC जो है वो CD के बराबर आएगा। आपको लगा होगा कि सर एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ निकाला आपने तो BC को CD के बराबर कर दिया। हाँ इसमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसेस है, इसमें आप इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं,
इसी के थ्रू चलना पड़ेगा आपको। चलिए अब यहां से आपको ये मालूम चल गया है कि ये जो BC है, पेडिस्टल का जो पूरा हाइट है उस बेस के हाइट के बराबर है, ये आपको मालूम चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग टोटल हाइट ये ले लेंगे और ये बेस ले लेंगे। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 10 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। चलिए इसका होता है P/B रेशियो। तो P हमको कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने 60 लिया है यानी कि पूरा, तो P कितना लेना पड़ेगा, A से लेकर C तक आपको पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा। और बेस आपको कितना लेना पड़ेगा, CD इक्वल्स टू √3। इसके बाद थोड़ा सा आप यहां पे आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए आप, यहां पे जो AC लिखा गया है हमारे द्वारा, ये पूरा AC ये किन दो चीजों को मिला के बना है, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे AC के बदले क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई CD इक्वल्स टू √3 है, √3 लिख दीजिए। नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। हाँ यहां पे ना हम एक काम और कर सकते हैं, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई, बताइए यहां पे हम CD के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD के जगह पर क्या हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर है, हमने आपको प्रूफ कर दिया है। तो यहां पे हम BC लिख देते हैं बराबर √3/1 और यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ इक्वेशन फर्स्ट से बच्चे ने CD का वैल्यू यहाँ पे BC लिख दिया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखा जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपके सामने आएगा AB प्लस BC बराबर √3BC, कोई दिक्कत इसमें। चलिए और आगे बढ़ा जाए। एक काम करते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, BC है, इसको यदि हम उधर भेज दें तो कुछ बात हमारा बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ना पहले हम लोग वैल्यू डाल लेते हैं थोड़ा सा। AB का वैल्यू आपके पास है 1.6 प्लस BC बराबर √3BC। अब उलट फिर आप करोगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, पहले वैल्यू डालना सही था। देखो जरा ध्यान से आप, यहां पे भी आपके पास BC है, यहां पे भी आपके पास BC है, क्या इन दोनों में कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है, बताइए। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, हालांकि ये वाला चलो एक काम कर लेते हैं, हाँ देखा जाए 1.6 बराबर √3BC और ये हमारा प्लस में उधर भेज देते हैं तो -BC हो जाएगा। 1.6 इक्वल्स टू, बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, BC कॉमन है तो BC को आप बाहर निकाल दो, आपके पास बच गया √3 -1, क्योंकि आपने BC में BC को बाहर निकाला तो √3 -1। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको चाहिए किसका वैल्यू, केवल BC का वैल्यू चाहिए, तो आप 1.6 को इधर रहने दो, ये आपका भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, √3 -1 बराबर BC। चलिए क्या आपका ये फाइनल आंसर है। अच्छा BC आपको निकालना था, मतलब कि वही आपका BC है पेडिस्टल का हाइट, क्या वो आंसर आ गया आपका, नहीं, क्योंकि आपको नीचे में कैसा नंबर दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, रैशनलाइज। चलिए करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 -1, तो रैशनलाइज में क्या कर देंगे, √3 + 1 कर देंगे, ऐसा ही करते थे ना हम लोग। रैशनलाइज कॉन्सेप्ट जो है ना हम लोगों की क्लास 9th का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 1.6 को आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करोगे √3 + 1 से डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे क्या अब आपको A + B × A - B का दिख रहा है फॉर्मूला, कुछ इस प्रकार का, A² - B² जो होता था हमारा A + B × A - B, क्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको इससे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर BC। चलिए तो 1.6 √3 + 1, और ये बताइए रूट से हमारा स्क्वायर हट जाएगा तो केवल बचेगा 3,
और 3 माइनस 1 2 बराबर BC। आप 1.6 को डिवाइड करो 2 से, आएगा आपके पास 0.8। 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल्स टू BC। यही आपका हो गया आंसर। यानी कि ये जो आपका पेडिस्टल का हाइट है वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1। देख लीजिए क्या इतना आंसर है आपका। मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए। यहां पे हमने a² माइनस b² वाला कंडीशन लगाया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, सही है। चलो, तो सवाल नंबर 7 हुआ, सवाल नंबर 8 हुआ, सवाल नंबर 9 की ओर आगे बढ़ा जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कल वाले क्लास में भी हमने आपको एक बात बताया था कि बस इस चैप्टर में ना आपको जो परेशान करेगा वो स्टेटमेंट ही परेशान करेगा। एक बार आप स्टेटमेंट को पकड़ गए तो फिर आपके पास ना 50% सवाल आपका बन जाएगा। चलिए 9 नंबर देखा जाए, सॉल्यूशन 9। सॉल्यूशन 9 में क्या है देखा जाए। इसमें सबसे पहला कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building। कितना एकदम कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा गया है, नहीं समझ में आया होगा आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना दो चीजों के बारे में बात हुआ है, एक बिल्डिंग के बारे में और एक टावर के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहला आप एक बिल्डिंग बनाओ और एक टावर बनाओ। एक बिल्डिंग हम इधर बना दिए हैं और एक टावर हमने यहाँ पे आपके सामने बना दिया है। ठीक है, चलिए अब ना एक बिल्डिंग है और एक हमारा टावर है। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा बिल्डिंग है। देखो सवाल को ना कैसे इंटरप्रेट करना है ये हम आपको सिखा रहे हैं। बिल्डिंग टावर, ठीक है। अब इसमें ना क्या करना है, थोड़ा सा सवाल को पढ़ते जाइए ब्रेक कर करके और इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। इसमें कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि इसमें आपको टॉप लेना है बिल्डिंग का। कहाँ है बिल्डिंग, यहां है, इसका टॉप लो और फुट किसका लो, टावर का लो। और क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑब्वियस ये बात है ये ग्राउंड होगा हमारा, ग्राउंड पे ही हमारा बिल्डिंग और टावर दोनों होगा। थोड़ा सा इसको और सीधा बना देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है। चलिए यहां पे ना थोड़ा सा आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे ना टॉप ऑफ बिल्डिंग कहा है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से और फुट के टावर के पास हमारा एक एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हाँ यहाँ एंगल जो है हमारा वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और क्या कहा गया है देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर का टॉप लो और बिल्डिंग का फुट लो। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री और यहां पे एंगल बन रहा है अब आपका 60 डिग्री का। और क्या कहा गया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर का जो है वो हाइट 50 मीटर दिया गया। अब इसका नामकरण कर दो ए बी सी और डी। अब इसमें निकालना क्या है आपको, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग का हाइट है, ये वाला जो बिल्डिंग है आपका, इसका क्या हाइट होगा ये आपको पता करना है। चलिए सोचिए जरा इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास एक बिल्डिंग है ए बी नाम का और आपके पास एक टावर है सी डी नाम का। ठीक है, समझ गए। टावर का हाइट 50 मीटर दिया गया है। और अच्छा पहले ना आपको यहाँ पे साफ एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों के लिए बेस हमारा कॉमन है, तो पहले बेस ही निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए कि बेस हम कौन से वैल्यू को लेकर निकालेंगे, 60 को लेकर या 30 को लेकर। सोचिए अब जरा, क्योंकि बेस दोनों के लिए कॉमन है। अच्छा देखिए, चलिए आपके हिसाब से यदि हम बेस 30 को लेकर निकालते हैं
तो ये 30 किसके लिए बना है? एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के लिए। तो क्या आपको बिल्डिंग का या तो हाइट या तो इसका हाइपोटेनस या तो बेस कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं मालूम है आपको, इसमें 60 लेना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल BCD। BCD का बात करते हैं और इसमें हम लगाते हैं tan 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 डिग्री क्यों लगा रहे हैं हम इसमें? क्योंकि इसी का तो हमको 60 डिग्री वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे ना आप ये 60 डिग्री देख के मत ये समझ लीजिएगा, ये नहीं समझना है कि बिल्डिंग का 60 डिग्री दिया गया, नहीं, ये टावर का 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू आपको मालूम है √3 होता है और रेशियो इसका p/b होता है। तो अब यहाँ पे जरा बताइए आप, यहाँ पे आपका एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए? 50। p/b और b तो आपको यही लेना पड़ेगा BC √3, कुछ नहीं नीचे में तो 1 ले सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे आप तो 50 इक्वल्स टू √3 BC आएगा। तो 50/√3 इक्वल्स टू BC। अब ये आपका इरेशनल नंबर है, आप इसको रेशनलाइज यहीं पे कर लीजिए। 50/√3 इंटू √3/√3 बराबर BC। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 50√3/3 मीटर बराबर BC। ये अभी आपका केवल और केवल BC का वैल्यू आया है। थोड़ा सा इसको साफ से लिख देते हैं, ठीक है। अरे भाई चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। 50√3/3 मीटर बराबर BC। ये आपने BC का वैल्यू निकाला, ठीक है। BC का मतलब बेस का आपने वैल्यू निकाला। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है BC, इसका वैल्यू निकाला आपने। अब आपके पास बेस मालूम है, ठीक है, और अब आपको इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। समझेगा ध्यान से, बेस आपको मालूम है इतना और बिल्डिंग का हाइट निकालना है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है? क्या दिया गया आपके पास? बेस दिया गया, आपने निकाला, अभी बेस दिया गया। निकालना क्या है? हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर निकालना आपको। बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना आपको। तो P और B किस में आएगा? tan में आएगा। और tan कितना लगाएंगे इस बार? tan 30, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC का बात करें तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। देख लीजिएगा बार भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। tan 30, तो P हमारा होता है AB और B आपका पास यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, P और B यानी कि बेस लिखना है तो बेस हम ये पूरा लिख दें यहाँ पे। चलो ठीक है, एक ही बार लिख देते हैं। 50√3। अच्छा एक बार बताइए, 50√3 डिवाइडेड बाय 3 है तो ये हमारा 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ना आप इंटू 3 कर लो इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब हो गया 3AB डिवाइडेड बाई 50√3 इक्वल्स टू 1/√3। हाँ अब थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा 3√3AB इक्वल्स टू 50√3। हाँ सही है। चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा आप यहाँ पे भी आ जाओ। यहाँ पे अपना AB का वैल्यू निकाल लो। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग? चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं पहले। 3 इधर आप AB रहने दो, AB को इधर रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 50√3 है और ये अभी हमारा फिलहाल मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो 3√3 हमारा डिवाइड में हो जाएगा। एक बार आप वैल्यू मैच कर लो क्योंकि हमको कुछ डाउट लग रहा है इसमें। √3 tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का 1/√3 होता है, ठीक है। 50 इक्वल्स टू √3 BC
यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो इसको हमने रेशनलाइज किया 50/√3, 50√3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हमारे पास P/B, तो P हमारा इस केस में हो जाएगा ये AB और B यानी कि बेस हमारा 50√3/3, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो 3AB इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें हमने किया 3√3AB इक्वल्स टू 50√3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ा जाए। सब चीज सही है, एक बार चेक करना ना जरूरी होता है, जब एक बार माइंड में डाउट आ जाए कहीं पे दिक्कत हो तो आप एक बार चेक कर लो। चलिए यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि इस 3 से ये हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 50/3 हमारे पास बचेगा। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये ना बड़ा उटपटांग लग रहा है देखने में। और यहाँ पे ना आपके पास, आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि जब भी आपके सामने ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, आप उसको कोशिश करो कि इसमें बदल दिया जाए, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 16 होल 2/3 आना चाहिए। 50 को डिवाइड करो 3 से तो 1, बिल्कुल, जिससे आप जितना आपका आंसर आया उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर आ गया उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया था आपने उसको नीचे लिखते हैं। तो 16 × 3 48 और 2 50/3, बिल्कुल। लेकिन ये किस में आएगा? आपका मीटर में आएगा, यही आपका आंसर हुआ। 16 होल 2/3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, AB का आपने वैल्यू निकाला, मतलब किसका वैल्यू निकाल दिया आपने? बिल्डिंग का हाइट निकाल दिया आपने, बस यही था इसमें। देखो सवाल ना थोड़ा सा टाइम देके इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें आपको समझ में आना चाहिए। क्लास लंबा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम धीरे इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 के बाद 10 नंबर पे आ जाइए। इस चैप्टर में ना ज्यादा कुछ है नहीं है, बस आपको एक बार स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद फिर आसान है। 10 नंबर जरा एक बार पढ़ो आप, क्या आप उसमें कुछ समझ पा रहे हो? एक बार देखो। समझ में आ रहा है कुछ 10 नंबर में? सॉल्यूशन नंबर 10 देखा जाए, क्या है इसमें? इसमें कहा गया है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। चलो बाद में देखेंगे जो बात कहा गया है। 2 पोल कहा, वो भी इक्वल हाइट का कहा। चलिए बना लेते हैं। 2 पोल है, मान लीजिए कि ये हमारा एक पहला पोल है और ये हमारा एक दूसरा पोल है, और यहाँ पे अपना आपको दोनों का हाइट बिल्कुल सेम समझना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका A है और ये आपका B है, ये है आपका C और ये है आपका D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। अदर इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, मतलब कि है ना बीच में रोड है, सड़क है, और दोनों सड़क के एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि बीच में रोड, और रोड के इधर ये वाला पोल और रोड के बगल इधर पोल, और रोड का जो चौड़ाई है वो कितना टोटल? 80 मीटर, सॉरी, टोटल 80 मीटर है टोटल चौड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इसमें क्या कहा गया? देखो रोड है और रोड के बीच में, अच्छा है ना, आप लोग बिटवीन का मतलब क्या समझते हैं? बीच में। अब बीच का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच में कहीं भी। देखो हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया बिटवीन। अब आप ये मत समझो कि एक पॉइंट है जो कि बी और डी के बिल्कुल बीचों बीच है, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच का मतलब होता है सेंटर। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करें सेंटर, समझेगा वो बिल्कुल बीचों बीच कह रहा है, एग्जैक्ट बीचों बीच। लेकिन यहाँ पे बिटवीन कहा है, बिटवीन मतलब बी और डी के बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो, तो हम लोग कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों का दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब इसमें ये नहीं कहा कि कौन सा पोल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन इसमें कह दिया है कि 60 और 30 का बना रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ये थोड़ा सा नजदीक है तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का बना रहा है, और ये थोड़ा दूर है तो मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ कहा गया क्या? हाँ, अब इसमें हमको इस दोनों पोल का हाइट पता करना है। ठीक है,
मतलब ये हो गया कि यदि हम एक पोल का हाइट निकाल दे तो दूसरा का पता चलेगा, क्योंकि दोनों पोल क्या हमारा सेम हाइट का है। पहला हमको ये करना है। दूसरा हमको ये करना है कि चलो इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हो गया था, ई हमको इसमें का। अब इसमें ये कहा गया कि बताओ पहला वाला पोल यानी कि ये वाला पोल इस पॉइंट से कितना दूर पे है और ये वाला पोल भी इस पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं। मान लीजिए आप सपोज करो कि टोटल तो 80 में दिया हुआ है, वाइड कितना टोटल 80, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का x है डिस्टेंस। तो अब बताइए आप कि यहां से लेकर फिर यहां तक का हमारा कितना होगा, बता सकते हैं आप? टोटल 80 है और यहां से लेकर यहां तक हमने x मान लिया है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने x माना, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 80 माइनस एक्स। सिंपल, 80 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई है? सिंपल सा है। यहां से लेकर यहां तक हमारा टोटल 80 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक हमने केवल x मान लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 80 में आप x को माइनस करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको मालूम चल गया। अब हमको यहाँ पे ना बहुत कुछ दिखना शुरू हो चुका है। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, अब एक ये वाला भी है और एक हमारे पास ये वाला भी है। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। इन ट्रायंगल, इसका पहले बात करते हैं ए बी ई का। ए बी ई का हमको चूंकि निकालना है इसका हाइट, और अब हमके हमारे पास बेस मालूम चल चुका है कि अच्छा इसका बेस 80 माइनस एक्स है, और हमको निकालना है इसका हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमको निकालना है, और हमारे पास दिया हुआ है 30। तो बताइए P और B निकालने के लिए, यानी कि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस निकालने के लिए हमको कौन सा रेशियो लगाना चाहिए? P और B निकालने के लिए tan लगाना चाहिए, tan 30 डिग्री लगाना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। आगे बढ़ा जाए, tan 30 यानी कि P और B इसका रेशियो होता है, तो P इसका हो जाएगा पूरा AB, और बेस कितना आपने माना इसका, इस वाले ट्रायंगल का, यहां से लेकर यहां तक 80 माइनस एक्स। तो यहां पे आप लिख देंगे 80 माइनस एक्स बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, आपके पास आएगा √3AB बराबर 80 माइनस एक्स। चलिए हम लोग ना एक काम करते हैं, पहले x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, तो हम इस x को ना आप इधर लेकर आ जाओ, तो आपके पास हो जाएगा x, और 80 आपने इधर ही रहने दिया है, x को आप इधर लेकर आए तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और 80 आपने इधर रहने दिया है तो 80, और ये उधर जाएगा तो माइनस √3AB। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसमें हमने x का वैल्यू निकाला है। उसी प्रकार से हम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा हमारा। चलिए उसको भी निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं CDE के बारे में। CDE के बारे में, CDE, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे भी हम लोग लगा लेंगे वही tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और हमको यहाँ पे बेस मालूम है कितना है, इसके लिए बेस है x है, तो इसमें भी हम लोग लगा लेंगे tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। P/B होता है इसका रेशियो tan का, तो P इसके लिए हो जाएगा CD, और बेस इसका हमने माना था x बराबर √3। कुछ नहीं, नीचे में तो 1 दे सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास आएगा CD इक्वल्स टू √3x। ठीक है, हम यहाँ पे केवल x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा CD/√3 बराबर x। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, सॉरी सेकेंड हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों x है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। चलिए बराबर कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू, एक काम करो जरा, यहाँ पे ना हालांकि चूंकि दोनों तो बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन x से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप AB का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे आप AB का वैल्यू निकालते हो तो वहां पे आप CD निकालोगे तो दोनों बराबर है एक्चुअली में, तो हमको x का वैल्यू निकलेगा। ये तरीका थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें ना आप AB का ही वैल्यू निकाल लो, तो 80 माइनस एक्स
और ये आपका अभी फिलहाल किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो √3 हो जाएगा। हाँ, ये अब आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, बस थोड़ा सा इसमें भी, इसमें CD का वैल्यू इतना है, चलो इसी को आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, AB का वैल्यू ये है और CD का वैल्यू आपका ये है, क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, हाँ या ना? AB और CD क्यों? हाँ, क्योंकि पहले बोला था कि दोनों हमारा टावर का हाइट बराबर है, यानी कि AB और CD दोनों आपस में इक्वल है। इससे क्या होगा ना, हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, पहले AB और CD का अलग निकलता, लेकिन वो थोड़ा सा उटपटांग लगता, ये अब आपके लिए ज्यादा सटीक रहेगा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, 80 - x इक्वल्स टू √3x/1, क्योंकि AB और CD आपका बराबर है, क्योंकि दोनों हाइट है, तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है, क्योंकि दोनों हाइट था टावर का, और पहले कह दिया था, सॉरी टावर नहीं, पोल का। अब इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए, इसको आप करोगे तो 80 - x और इसको आप करोगे √3 × √3 3x, तो 80 ये -x से उधर जाएगा तो 3x + x, यानी कि 80 बराबर 4x, 80 / 4 बराबर x, 20 मीटर, 20 बराबर x, अभी मीटर नहीं लगा सकते ना इसमें, क्योंकि ये x का वैल्यू है। चलिए, अब यहां से ना आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, x का वैल्यू 20 आया, इट मींस आपने x को माना था, आपने x माना था इसको, मतलब कि ये जो आपका पोल है CD, ये इस पॉइंट से कितने दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। अब आपने इसको निकालना है, क्या करोगे, 80 - x, इट मींस ये कितना होना चाहिए, 60, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का दूरी 60 मीटर, और यहां से यहां तक का अभी आपने निकाला इसका वैल्यू 20 मीटर, और 60 और 20 कितना, 80, और पहले से भी दिया हुआ था कि हाँ यहां से लेकर यहां तक चौड़ाई 80 मीटर दिया हुआ है, तो सिंपल सा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पहला चीज कि हैंस poles AB and CD are 60 and 20 meter away from point E। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दो पोल है AB और CD, वो 60 मीटर और 20 मीटर की दूरी पे है, किस पॉइंट से, पॉइंट E से। तो दोनों का दूरी निकल गया, हमको ये भी पूछा गया था। अब इसमें एक चीज हमको और निकालना है, असल चीज तो अभी आपने निकाला ही नहीं है, पोल का हाइट। तो पोल का हाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, x आपने निकाल दिया है, x का वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर आप सेकंड में पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, आपको हाइट निकल जाएगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो फर्स्ट नहीं सेकंड में कर देते हैं, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा आसान लग रहा है, x सेकंड वाले में यहाँ पे। तो ये है हमारा CD बराबर √3x, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू 20, यानी कि हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ पोल्स आर 20 √3 मीटर, बस। क्योंकि CD का वैल्यू 20 √3 मीटर आ रहा है, इसका मतलब है कि AB का वैल्यू भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि सवाल में साफ कहा था कि दोनों का हाइट बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? 10 नंबर सवाल में आया, तो 10 नंबर में दो चीज बेसिकली आपसे पूछा गया था कि बताइए कि इस पोल का और इस पोल का इस पॉइंट से कितना दूरी पे वो दोनों खड़ा है। पहला आपने ये निकाल दिया, 60 और 20 मीटर की दूरी पे है, पहला चीज। दूसरा चीज आपने निकाला कि दोनों का हाइट चूंकि सेम है, तो दोनों का हाइट 20 √3 मीटर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, हालांकि 7, 8, 9, 10 आज मतलब 4 सवाल हो पाया है ना, खैर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आराम से भी चल रहे हैं।
कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, टाइम लग जाए चलेगा लेकिन समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसमें हमारा 5 सवाल बचता है जो कि हम लोग कल कर लेंगे, कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।